तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक्चुअली है क्या आप जानिए। पहले एक सेल स्टूडेंट्स डिवाइड करके दो सेल बनाता है, जिसको आप लोग माइटोसिस के नाम से पढ़ते आए हो। एक सेल से चार सेल भी बनते हैं म्यूसिस के अंदर, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। पहले माइटोसिस देख लीजिए, एक सेल से दो सेल बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन या माइटोसिस। नाउ कैसे होता है, कोई भी सेल ग्रो करने से पहले, कोई भी सेल डिवाइड करने से पहले ग्रो करता है, ग्रो करके वो बड़ा साइज में आ जाता है, जिसको जो इस पीरियड में ग्रोथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, तैयारी वाला फेज जो होता है इंटरफेज। ना इंटरफेज के बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्योकाइनेसिस। इस तरह से एक सेल से दो सेल बन जाता है, जिसको आप सेल डिवीजन का नाम देते हैं। नाउ अब बात करते हैं कार्योकाइनेसिस की। अगर आप कार्योकाइनेसिस की बात कर रहे हो, इसमें चार फेजेस होते हैं, ठीक है। चार फेजेस कौन कौन सा, पुराना मैट बोल के हम याद रखेंगे ट्रिक। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज। ओके, ये सीक्वेंस में याद करने के लिए आपको है कि कई बार एग्जाम में स्टूडेंट्स कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए आपको डाउनलोड करना है नीट पीडीएफ। नीट पीडीएफ गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इंस्टॉल करने के बाद वहां से डाउनलोड जब आप कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद वहां पे आपको लॉगिन पेज आएगा। आप अपने जीमेल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, दोनों ही चीज़ों से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे कुछ नेसेसरी डिटेल्स मांगेगी, आपको भर देना, आपका ऐप चालू हो जाएगा। ऐप चालू होने के बाद आपको लर्न ऑप्शन में जाना है। लर्न ऑप्शन में आप जाओगे, क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, वो एक ट्रायल वर्जन है, उसमें हमारा सारा टेस्ट सीरीज जो है सभी बच्चों के लिए फ्री है। ओके, और टेस्ट का शेड्यूल कैसा है जानने के लिए आपको एक वीक पहले ही आपको बता दिया जाता है टेस्ट कब होने वाला है और किस टॉपिक पे होने वाला है। और उसकी जानकारी के लिए आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसका नंबर है 8482078400। सेल डिवीजन, ओके। नाउ सेल डिवीजन, ठीक है। नाउ एनसीईआरटी जब आप खोलोगे या मेरा नोट्स खोलोगे, वहां पे आपको एक चीज मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल्स क्या है, सेल का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दो चीजें हैं, एक सेल का ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ सेल है। अब सेल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, यूनिट ऑफ लाइफ, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं बता सकता, सेल वाले चैप्टर में बताऊंगा। ओके, नाउ सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यस, ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन, ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन इस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल कहने का क्या मतलब है, मतलब वो सारे सेल्स में ये पाया जाता है, ऐसा फीचर, या क्या, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। नाउ सेलुलर लेवल पे रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फिर से बनाना। अगर एक सेल जो है वो डिवाइड करके दो सेल बना दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन ही बोलेंगे ना। तो सेलुलर जो रिप्रोडक्शन होता है, सेल लेवल पे जो रिप्रोडक्शन होता है, बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन होता है। स्टूडेंट, कैसे होता है, बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन। देखिए, ओके, मान लीजिए एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन इस सेल को विभाजन से पहले, डिवीजन से पहले इसको कुछ चेंजेस लाना होगा अपने बॉडी के अंदर। दैट मीन्स इसको ग्रोथ फेज के अंदर जाना होगा। दैट मीन्स डिवीजन से पहले नेसेसरी बॉडी के अंदर चेंजेस लानी होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो एक घर है, उस घर का डिवीजन करना है। उस घर में क्या था, इस घर में मान लो ये घर है, उसके अंदर एक किचन और एक बाथरूम है, ये कैसे किचन और यहाँ पे बाथरूम। अगर आपको उसका डिवीजन करवाना है, अगर प्रॉपर डिवीजन करवाना है, तो आपको इस घर में और एक किचन और एक बाथरूम मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तब बनाना पड़ेगा, तब आप जाके इस घर का डिवीजन करवा सकते हो, तब एक जाके दो प्रॉपर घर बनेंगी। मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब यही है, इस सेल को ग्रो करके अपने अमाउंट ऑफ डीएनए को बढ़ाना पड़ेगा, अपने नंबर ऑफ सेल ऑर्गन्स को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि एक दो प्रॉपर सेल का फॉर्मेशन हो। ये कि नहीं जो बचा हुआ सामान है उसी को आधा आधा बांट दे, नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले ये ग्रोथ फेज के अंदर जाता है। यस, इट विल गो अंडर ग्रोथ फेज। यस, इट विल गो अंडर ग्रोथ फेज फॉर डिवीजन। ओके, अब ग्रोथ फेज के बाद सेल का साइज इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाता है। सेल का साइज बिकॉज
नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज बड़े ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए बड़ा हो गया, तो ये सेल जो होता है ग्रोथ फेज के अंदर जाता है और सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद ये डिवाइड करके दो नए सेल का फॉर्मेशन करवाता है। नाउ पहले जो होता है, इसको डिटेल में कवर करता हूं मैं, तो ये हो गया डिवीजन फेज, ये हो गया आपका डिवीजन फेज। ओके, नाउ ये देखें डिवीजन फेज। अब ये जो डिवीजन फेज है ये दो चीजें इसके अंदर होती हैं। एक तो पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। यस, एक तो पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है, फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। ओके, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कार्योकाइनेसिस, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का विभाजन। ओके, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। समझ में आया? तो ग्रोथ फेज हुआ, सेल ग्रो किया, उसके बाद ये डिवाइड किए। ओके, कार्योकाइनेसिस हुआ और साइटोकाइनेसिस हुआ। अब जरा कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए, यहाँ पे जो कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं आपको इस कंसेप्ट से बनते हैं। ये जो आपका हुआ, जो यहाँ पे टर्म दिया होगा, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, सेल साइकिल। ये सेल साइकिल है क्या? दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच में, ठीक है, जो चीजें इवेंट्स हो रही हैं उसको हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। मतलब एक कंप्लीट डिवीजन ऑफ सेल्स में जो होता है, जो चेंजेस होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। दैट मीन्स आपने यहां पे देखा एक डिवीजन के लिए क्या क्या चेंजेस हुआ। एक तो सेल का ग्रोथ हुआ, एंड दूसरा कार्योकाइनेसिस हुआ, कार्योकाइनेसिस, एंड देन क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। इसी को हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल। नाउ एक सेल साइकिल में जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन टाइम। ये जनरेशन टाइम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट इनडायरेक्टली उसके अंदर है, जनरेशन टाइम। जरा एक चीज आप देखें, सेल ग्रोथ हुआ, कार्योकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ। ये जो इवेंट्स हो रहा है एक सेल साइकिल के अंदर हो रहा है। एक सेल साइकिल के अंदर क्या हो रहा है? सेल ग्रोथ हो रहा है, कार्योकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। और जो टाइम पीरियड लग रहा है उसको हम लोग जनरेशन टाइम बोला। तो देखें, ये जो टाइम लगता है एक सेल के डिवीजन में, टाइम रिक्वायर्ड, ये जो टाइम रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। पहला, एक जो यूकार्योटिक, जो हमारा ह्यूमन सेल है, यूकार्योटिक सेल है, एक यूकार्योटिक जो सेल है, एक यूकार्योटिक सेल है, इसको डिवाइड होने में करीबन 24 घंटा लगता है, 24 आवर। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट लगता है, सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट लगता है। तो देखें ये जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिवीजन है डिपेंड करता है किस चीज पे? डिपेंड्स ऑन, वेरी फ्रॉम, यस, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। यस, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करेगा, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करेगा। दूसरा, even in the same organism, it depends upon the type of cells, it depends upon the type of cells, ठीक है। एक आरबीसी जो होता है, उसका डिवीजन टाइम अलग है, WBC का डिवीजन टाइम अलग है। दैट मीन्स इट ऑल्सो डिपेंड ऑन, विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, इट डिपेंड्स ऑन, इन सेम ऑर्गेनिज्म, depends on types of, depend upon types of cells। समझ में आया? within the same organism it depends upon the types of cells। समझ में आया? तो आपसे ये
ये चारों स्टेटमेंट जो होता है एक ही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑल द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स लिख देगा और 3 ऑप्शन सही दे देगा और एक ऑप्शन गलत दे देगा। इस तरह से आपका यहाँ पे ये पॉइंट्स आपका चेक कर सकता है और डायरेक्टली कई बार पूछा जा चुका है। आप एमसीक्यू बुक लगाएंगे तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ एक चीज आप और देखिए, अभी आपको मैंने बताया क्या, टाइम रिक्वायर फॉर सेल डिवीजन, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देगा कि मान लीजिए 64 सेल, एक सेल को 64 सेल बनाने में कितना बार डिवाइड करना पड़ेगा, एक सेल को 64 सेल बनाने में कितना बार डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, 2 की पावर n, ठीक है। ये जो n है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सेल डिवीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। मान लो 64 सेल के ऊपर क्वेश्चन आया है, 64 सेल के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है। एक देखो गधा मेथड जो है वो क्या है, ये एक सेल है, एक से ये 2 सेल बनेगा, एक डिवीजन, ठीक है। नाउ 2 से ये 4 बनेगा, दूसरा डिवीजन, 4 से ये 8 बनेगा, कितने टाइम से डिवाइड कर रहा है, 8 हो गया। नाउ अब 8 से क्या होगा, ये 16 होगा, चौथा 16 से क्या होगा 32, पांचवा, और 32 से क्या होगा 64, 64, ठीक है। तो 1 से 2 1, 2 से 4 2, 4 से 8 3, 8 से 16 4, 16 से 32 5, 6 डिवीजन लग रहा है, ओके। दैट मीन्स यहां पे अगर 64 है तो इसको बराबर करने के लिए, n फाइंड करने के लिए यहां पे 2 आपको लिखना पड़ेगा और यहां पे 2 की नंबर पावर 6, तो n इजकल टू हो जाएगा 6। समझ में, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप एमसीक्यू लगाओगे इस तरह से और भी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स आपको दे सकता है, ठीक है। चलें, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपको जनरेशन टाइम के ऊपर और क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए बोलेगा आपको क्वेश्चन में, ये एक कप ऑफ सेल है, एक सेल में आधा कप ये पूरा सेल भरा हुआ है, ठीक है, सेल पूरा भरा हुआ है, ठीक है। नाउ ये आधा कप भरने में इसको 36 मिनट लग गया। क्वेश्चन बोल रहा है आधा कप भरने में इसको 36 मिनट लग गया, ठीक है। और जनरेशन टाइम जो है उसका 1 मिनट है, दैट मीन्स 1 मिनट में वो डबल करता है, 1 मिनट में वो डबल करता है। तो बताएं ये पूरा कप कब भरेगा। सर ये क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, एक सेल है, सेल जो है ये, सॉरी ये कप है जो सेल से भरा हुआ, आधा कप भर गया 36 मिनट में और जनरेशन टाइम दिया हुआ 1 मिनट, तो बताइए पूरा कब भरेगा। यस, आंसर होगा 36 + 1 = 37। 37वें मिनट में पूरा कप भर जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करो भाई, जनरेशन टाइम कितना है 1 मिनट, दैट मीन्स अब आधे कप में जितने सारे सेल्स हैं सभी डिवीजन करना चालू कर देंगे। जब सब डिवीजन करेंगे, आधा कप तो ऑलरेडी भरा हुआ है ना, मान लो यहां पे इस पूरे कप को भरने के लिए 200 सेल चाहिए, 200 सेल चाहिए, 100 सेल आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। नाउ अब ये 100 सेल को डिवाइड करके 200 सेल बनाने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तो ये पूरा कप फिलअप हो जाएगा सिर्फ 1 मिनट में। तो कप भरने में टोटल टाइम कितना लगा, जो आधा कप भरने में जो टाइम लगा था प्लस आधा कप और भरने में, दैट मीन्स 37 मिनट में पूरा कप जो है वो भर जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है, ओके। चलें इसको आप फटाफट रिपीट करिए, उसके बाद हम सेल साइकिल को फिर से एक बार पढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। नाउ तो स्टूडेंट्स आपको अब तक मैंने क्या क्या बता दिया। यस,
सेल डिवीजन जो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल्स है, ठीक है। नाउ सेल को डिवीजन से पहले ग्रोथ करना पड़ता है, उसके बाद वो डिवाइड करता पड़ता है, इस साइकिल से रिपीट करता रहता है। नाउ पहले ग्रोथ होगा, फिर क्या होगा, कार्योकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। कार्योकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ सेल साइकिल क्या है, ग्रोथ, सेल ग्रोथ प्लस कार्योकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, सबको मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, यस सेल साइकिल। टाइम जो लगता है उसको जनरेशन टाइम बोलते हैं। यूकार्योटिक सेल को 24 घंटा लगता है, ईस्ट को 90 मिनट लगता है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, इवन सेम ऑर्गेनिज्म में सेल टू सेल भी वेरी करता है। एक ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारे अंदर जो है सेल नॉट डिवाइड, यस, कौन से सेल हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं। एक तो पहला आप ले लो न्यूरॉन, वो डिवीजन नहीं करता है। दूसरा हमारा हार्ट सेल जो है, हार्ट सेल, ये दोनों डजंट डिवाइड, डज नॉट डिवाइड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, डज नॉट डिवाइड। तो ये सेल जो है हमारे डिवाइड नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या क्या हो रहा है सेल साइकिल में, वो चीजें हम लोग देखेंगे। नाउ देखिए सेल साइकिल जो है, यस, सेल साइकिल इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, ठीक है। एक्चुअली इसमें दो फेजेस में एक्चुअली सेल साइकिल को बांट दिया गया है। सेल साइकिल को दो फेजेस में बांट दिया गया है स्टूडेंट्स। एक होता है यस प्रिपरेटरी फेज, जिसको आपको हमने ग्रोथ फेज बोला था, या स्टूडेंट्स इसको हम लोग इंटरफेज भी बोलते हैं, या इसको कुछ लोग रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों नाम से आपके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में। यस, इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, या प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, या आप इसको इंटरफेज भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ उसके बाद इसको और एक पार्ट होता है जो आपको बताया था। यस, सेल डिवीजन से पहले ग्रोथ करता है, जो ग्रोथ वाला फेज होता है वो यही फेज होता है, ठीक है। नाउ फिर आता है आपका डिविजनल फेज। यस, फिर आता है आपका डिविजनल फेज। डिविजनल फेज में देखिए दो चीज का डिवीजन होता है स्टूडेंट्स, दो चीज का डिवीजन होता है, ठीक है। एक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहले जो होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यस, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। यस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, और फिर क्या होगा स्टूडेंट, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। चीज देखिए आप यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस को स्टूडेंट्स हम लोग कार्यो बोलते हैं, कार्योन। यस, कार्योन। तो कार्योन का डिवीजन, और काइनेसिस मतलब हो गया डिवीजन, तो इसको हम लोग टर्म देते हैं कार्योकाइनेसिस। तो एग्जाम में पूछेगा कार्योकाइनेसिस किसको कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, यस, इट्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कार्योकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साइटोकाइनेसिस किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। नाउ जरा थोड़ा और आगे बढ़िए, ठीक है, जरा और आगे बढ़िए। तो ये जो है, ये जो न्यूक्लियर डिवीजन जो है, ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है फर्दर डिवाइडेड है 4 फेजेस में। यस, फर्दर डिवाइडेड है 4 फेजेस में, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं, इसको याद करने का तरीका है पी मैट, ठीक है, पुराना मैट। ट्रिक क्या है हमारा याद करने का, यस, पुराना मैट। ओके, कई बार ये सीक्वेंस में आपको एग्जाम में अरेंज करने के लिए आता है, तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा, भूल सकते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। ओके सर, याददाश्त तो हमारी बहुत कमजोर है, इसीलिए ट्रिक बता रहा हूं आपको। यस, पी से क्या होगा, प्रोफेज, एम से क्या होगा, मेटाफेज, ए से क्या होगा, एनाफेज, एंड टी से क्या होगा, टेलोफेज, ठीक है। ये सारे फेजेस हैं, किसके फेजेस हैं, कार्योकाइनेसिस के। नाउ एनसीईआरटी में जो एक पॉइंट लिखा है, ये जो स्टेप्स हैं, जो आपको डिवीजन दिख रहा है, कोई शार्प डिमार्केशन नहीं होता। यस, इस इवेंट के बाद ये होगा, ये शार्प, एक्चुअली दीज आर द
प्रोग्रेसिव प्रोसेस, ठीक है, ये ओवरलैपिंग प्रोसेस है। एक फेज खत्म नहीं होता है, दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई शार्प डिमार्केशन इसके अंदर स्टूडेंट्स नहीं पाया जाता है। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो सेल साइकिल में आप देख रहे हो क्या है, प्रिपरेटरी फेज है, इंटरफेज है, रेस्टिंग फेज है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। जरा एनसीईआरटी में जो डायग्राम था, जो एनसीईआरटी में डायग्राम था वो आपको दिखा देता हूं, ठीक है। नाउ एक चीज और, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड लगता है, यस, मैक्सिमम टाइम इसी फेज में लगता है, ग्रोथ फेज में। नाउ इसको स्टूडेंट्स हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, यस, क्या इसको हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं, बोल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। यस, ये एक मिसनॉमर, एक गलत धारणा है, क्योंकि जब इसका नाम रेस्टिंग फेज दिया गया था उस समय इतनी अच्छी माइक्रोस्कोप का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुआ था कि हम पता कर पाए कि इसके अंदर चेंजेस हो क्या रहा है इस पीरियड में, ठीक है। नाउ ये जो है बाद में जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ उस समय देखा गया तो पता चला बाद में कि यस, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज जो है वो कौन सा है, रेस्टिंग फेज। यस, पहले जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, अच्छे माइक्रोस्कोप, हाई क्वालिटी, हाई पावर की माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस समय इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता था। लेकिन बाद में पता चला यस, क्या है ये, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज, मैक्सिमम टाइम। अपने आप नोट्स में अपना डायग्राम देखिए, आप डायग्राम देखिए। यस, आप देख रहे हो क्या, जो सेल साइकिल का डायग्राम है, यस, G1 SN G2 दिख रहा है आपको। फिर देखो M फेज जो है, जो न्यूक्लियस फेज जो है, कार्योकाइनेसिस जो है और साइटोकाइनेसिस जो है, उसको बहुत छोटा ड्यूरेशन का बनाया गया है। ओके, ये डायग्राम एक्चुअली मैं आपका बुक का ही डायग्राम यहां ले आता हूं ताकि आपको क्लियर कट दिखे। यस, ये डायग्राम स्टूडेंट देखो आप। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो क्या, ये जो फेज है, यस, G1, फिर क्या है, S एंड देन G2। तो आप देख रहे हो कि अबाउट 90%, ठीक है, अबाउट 90% जो टाइम लग रहा है वो इसी फेज में लग रहा है। ये G1 S एंड G2, ये तीनों को मिला के स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं, यस, कौन सा फेज, यस, प्रिपरेटरी फेज। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, या आप इसको बोलते हो इंटरफेज, यस, या आप इसको बोलते हो रेस्टिंग फेज। समझ में आया? नाउ उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है और ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। दोनों को मिला के इसको हम लोग एम फेज बोलते हैं। ओके, एम फेज मतलब होता है माइटोटिक फेज भी इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, नाउ ये देखें, आपको पता है कार्योकाइनेसिस में याद करने का ट्रिक क्या है, पी मैट, पुराना मैट, और फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, नाउ एक चीज आप देखिए, ये पूरा साइकिल जो होगा आपको अरेंज करने के लिए ये दे सकता है कभी भी सॉरी। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, देन क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब देखिए आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो आपने अभी देखा सेल साइकिल में आपको मैंने दो चीजें बताई। एक तो बता दिया एम फेज, यस, एम फेज के अंदर क्या आया, साइटोकाइनेसिस और कार्योकाइनेसिस के अंदर क्या आया, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, और कार्यो के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। समझ में आया माइटोटिक फेज में क्या होता है, मतलब जो डिवीजन वाला फेज है उसको हमने क्या दे दिया है, माइटोटिक फेज नाम दे दिया है। ओके, नाउ अब रेस्टिंग फेज की हम लोग बात करते हैं। रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज, या इसको हम लोग इंटरफेज भी बोलते हैं। ये अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यस, ये अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, G1 S एंड G2, G1 S एंड G2 3 भाग में डिवाइडेड है।
G1 S एंड G2। नाउ G1 देखिए, G1 देखिए, इस तरह से डायग्राम बना था हमारा। यस, कार्योकाइनेसिस, पीमैट पुराना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसमें था। ओके, और ये साइटोकाइनेसिस, और फिर इस तरह से ये था G1 S G2। ना स्टूडेंट देखें ये G1 जो होता है, G1 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये डिवीजन के बाद पहली बार आता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज। क्या बोलेंगे? फर्स्ट गैप फेज, या इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, या माइटोसिस के बाद हो रहा है माइटोटिक फेज, जिसको हम लोग दोनों को मिला के कार्योकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस को मिला के हम लोग एम फेज बोलते थे। तो एम फेज के बाद हो रहा है, इसलिए इसका नाम पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोला जाता है। अब बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कंसेप्ट तो यहीं से निकल रहा है ना, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, ठीक है। नाउ अब एक चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट फेज है। वैसे सबको अगर देखा जाए इंटरफेज को लॉन्गेस्ट फेज बोला गया था, लेकिन इंटरफेज में अगर सिर्फ देखा जाए तो ये जो फेज है, ओके, ये जो फेज है G1 S G2 में, इन तीनों में ये G1 जो है लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज। अब लॉन्गेस्ट फेज है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट मीन्स में सेल का ग्रोथ भी जो होगा मैक्सिमम होगा, सेल ग्रोथ टू मैक्सिमम, सेल ग्रोथ टू मैक्सिमम। यहां पे बहुत सारे प्रोटीन का सिंथेसिस, बहुत सारे आरएनए का सिंथेसिस, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल का सिंथेसिस वगैरह यहां पे होगा। नाउ फिर देखें वहीं पे एस फेज जो है, ध्यान रखिएगा, जो एस फेज है यहां पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला, इसको हम लोग बोलते हैं, यस क्या, एक ही नाम यहां पे याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज। क्या बोलेंगे सो? सिंथेटिक फेज, क्योंकि यहां पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, क्योंकि यहां पे यस डीएनए का सिंथेसिस होगा, यहां पे डीएनए का सिंथेसिस होगा। ना देखें स्टूडेंट्स, एक बात आप देखिए, टर्म आएगा क्रोमैटिन का, ठीक है। देखिए क्रोमैटिन क्या चीज है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन एकदम धागे जैसा होता है, इनविजिबल होता है, धागे के जैसा होता है क्रोमैटिन थ्रेड, और वो इनविजिबल होता है। वो कहां पाया जाता है? हमारा एस फेज के अंदर। इस तरह से मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। तो इससे भी बहुत ज्यादा पतला होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखता नहीं है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो आपने देखा ये आपको क्रोमैटिन थ्रेड दिख रहा है। नाउ अब डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, दैट मीन्स मतलब अगर एक डीएनए था तो अब डीएनए जो होगा वो डबल हो जाएगा। ये देखो डीएनए जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो गया? डीएनए जो हो गया आपका वो डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम्स सॉरी, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रह गया। समझने की कोशिश करो। मान लो ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में क्या होगा? यस, इस तरह से क्रोमेटिड होगा और बीच में सेंट्रोमियर होगा। ओके, नाउ ये एक क्या है? क्रोमोसोम है। नाउ अब मान लो यहां से ही एक क्रोमेटिड और बन गया, ये लो एक क्रोमेटिड और बन गया। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ा, पर अमाउंट ऑफ डीएनए, मान लो डीएनए यहां पहले कितना था? 2C था, बाद में ये अब जो है जाके ये 4C हो गया है, डीएनए 4C हो गया, लेकिन क्रोमोसोम एक का एक ही है। तो एस फेज में क्या होगा? एस फेज में क्या होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड, amount of DNA gets doubled, but amounts of DNA get doubled, amount of DNA डबल हो जाता है, but number of chromosome remain
नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन सेम। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई, इसके ऊपर आपका एमसीक्यू बनता है। ओके, चलें नाउ फिर वहीं पे एस फेज में, लेट एस फेज में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ लेट एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल डिवीजन में आपका हेल्प करेगा। वो भी जो होता है क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? डबल हो जाता है, क्वांटिटी में डबल हो गया। ओके, ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप जब लगाओगे बहुत सारा एमसीक्यूज आपको इसके ऊपर, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर मिलेंगे। और ये जो आपको डीएनए वाला नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है वो भी है, उसके ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चंस मिलता है। साथ में यहाँ पे और क्या सिंथेसिस होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं, फिर भी क्वेश्चन आता है। यस, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, जो आपको पता है स्पिंडल फाइबर जो बनता है उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर G2 में भी फिर ग्रोथ होता है, वही यहां पे G2 में भी क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो ये स्टूडेंट्स बात हो गया आपका इंटरफेस के बारे में। ओके, तो चलिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, फिर से पढ़ते हैं फिर हम, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिविजनल फेज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, यस, तो वही बताया क्या, सेल साइकिल डिवाइडेड है किसमें? प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज और रेस्टिंग फेज, एक ही नाम है। और डिविजनल फेज, डिविजनल फेज में क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन को हम लोग कार्योकाइनेसिस बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। इंटरफेज जो है जिसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं या रेस्टिंग फेज बोलते हैं, वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव फेज है, ठीक है। और उसको याद करने के लिए कार्योकाइनेसिस को क्या है? पुराना मैट। ना इंटरफेज में कितने फेज होंगे? G1 होगा, S होगा और G2 होगा, ठीक है। G1 होगा, S होगा, G2 होगा। ना देखें, फिर जो है यही आपका जो प्रिपरेटरी फेज है, जो प्रिपरेटरी फेज है, यस, G1 जो है इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं या फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं या पोस्ट माइटोटिक ग्रोथ फेज बोलते हैं, ठीक है। तो G2 हम लोग क्या बोल सकते हैं? G2 को सेकेंड ग्रोथ फेज बोल सकते हैं, आपके नोट्स में लिखा हुआ है सेकेंड ग्रोथ फेज बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो सेकेंड गैप फेज, या बोल सकते हो प्री माइटोटिक ग्रोथ फेज, प्री माइटोटिक। और एस को हम लोग सिंथेटिक फेज बोलते हैं। याद रखना आपको, डीएनए का अमाउंट डबल होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। चलें, यहीं पे कुछ और पॉइंट्स आपको बताना था मुझे। यस, सिंथेसिस ऑफ डीएनए आपने देख लिया। सेंट्रियोल मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वही रहा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। नाउ यहां पे आपका जो एक और क्वेश्चन बनता है, क्विसेंट स्टेज के बारे में, ठीक है। नाउ देखें, 2 क्वेश्चन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहीं पे एक स्टेज और पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं G0। G0 जो है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं, या आप इसको G0 फेज में भी बोलते हैं। यस, सेल क्विट्स क्या करता है? सेल क्विट्स सेल साइकिल। ये सेल साइकिल जो है बार बार ग्रोथ करना डिवीजन करना अच्छा नहीं लगता है जिनको, वो निकल जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वो चल जाएगा क्या? क्विसेंट स्टेज में G0। अब ऐसी बात नहीं है कि दोबारा इस साइकिल में रिटर्न नहीं कर सकता। यस, ये दोबारा इस साइकिल में रिटर्न कर सकता है जरूरत के अनुसार, उसको जरूरत पड़ेगा तो इस साइकिल में ये दोबारा रिटर्न आ जाएगा। समझ में आया? नाउ अब देखें एक सेल जो होता है, एक जो सेल होता है कब कमिटेड हो जाता है डिवीजन के लिए? यहां पे बहुत सारा चेक पॉइंट्स होता है। ओके, ना ये चेक पॉइंट अगर क्रॉस कर गया, वंस इंटर्ड इन द एस फेज, तो उसके बाद उसको डिवाइड करना ही करना है, कमिटेड फॉर द डिवीजन। ओके, वंस इंटर्ड इन, यहाँ पे लिख देता हूं, सेल वंस entered in S phase are committed to divide. Once entered in
एस फेज एक बार अगर एस फेज में चल गया तो वो कमिट हो जाता है डिवीजन के लिए, उनका रिलेशनशिप कमिटमेंट में चल जाता है। चलें, ये चीजें हो गई आपकी। चलें जरा एक डायग्राम आपको मैं दिखा दूं, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इंटरफेज में वो कैसा दिखता है, ये देखें। इंटरफेज में सेल ऐसा आपको दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो ये सेंट्रियोल है, ओके। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो आप डॉट 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 स्ट्रक्चर देख रहे हो, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ये आपका क्रोमोसोम्स है जो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये थिन है, बहुत ही पतला है, डिस्क्रीट है, ओके। चलें आगे हम लोग जो बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कार्योकाइनेसिस का, ठीक है। हम पहले जो पढ़ने जा रहे हैं, हमें 3 टाइप्स का सेल डिवीजन पढ़ना है, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। ये तीनों चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है माइटोसिस, ओके। माइटोसिस जो है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन। ना इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन हम लोग क्यों बोलते हैं? यस, इसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है, ये कांस्टेंट रखता है। कैसे कांस्टेंट रखता है वो चीज आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए एक सेल है, उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होता है ना, इससे 2 सेल प्रोड्यूस हुआ, तो इसके अंदर भी 46 होगा, इसके अंदर भी 46 होगा। एज इक्वेशन इज मेंटेन, दैट मीन्स इट मेंटेन्स, इसको हम लोग बोलते हैं मदर सेल, और इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन फिक्स्ड इन द डॉटर सेल, इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या? इक्वेशनल सेल डिवीजन। बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम और एंड इक्वल टू मदर सेल। जितना मदर सेल में था उतना ही इसके अंदर भी रह गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। नाउ तो सर रिडक्शनल सेल डिवीजन भी होता होगा। हाँ, अगर ये 46 का नंबर 23 नंबर में हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रिडक्शनल डिवीजन। यस, ये ऐसा कहां पाया जाता है सर? ऐसा पाया जाता है मियोसिस में, ठीक है। इवन दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू मदर सेल, दे आर एक्चुअली द जेरोक्स कॉपी। आप ये बोल सकते हो दीज सेल्स आर द जेरोक्स कॉपी, दे आर जेनेटिकली, डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू मदर सेल। बिकॉज यहां पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, अभी जब आपको मियोसिस पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा ये क्रॉसिंग ओवर है क्या, ओके। तो इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं वो आपको पता चल गया। चलें अब आपको हम बात करते हैं कार्योकाइनेसिस का। तो कार्योकाइनेसिस जैसा मैंने आपको बताया है, इसमें कार्योकाइनेसिस में 4 फेज आपको बताया है। यस, पुराना मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोफेज का। तो देखिए प्रोफेज जो है उसको 2 फेज में बांट दिया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं अर्ली प्रोफेज और दूसरा होगा आपका लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। चलें
सेल देख रहे हो, ठीक है। नाउ अर्ली प्रोफेज जो होगा, इनिशियल में होगा, उसके अंदर ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियोलस है। स्टूडेंट्स ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या चीजें हैं? न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर क्या पाया जाएगा? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का धागा पाया जाएगा। ओके, नाउ अभी ये जो क्रोमैटिन थ्रेड जो आपको मैं यहां पे क्लियरली दिखा रहा हूं वो ठीक से दिखता नहीं है, ठीक से दिखता नहीं है। नाउ 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 ये जो है प्रोफेज में जाते ही ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, यस, वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में क्या होगा? पहला चीज हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, ठीक है। नाउ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर। ठीक है। फिर न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस वो भी क्या होगा? डिसअपीयर, ठीक है। फिर लास्ट में गोल्गी बॉडी ये भी क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। ये सारी चीजें डिसअपीयर हो गई और ट्रिक हमारा बन गया। यहां प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस हुआ? इंग्लिश, यस, EN2G, इस तरह से आपको याद रखना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड गोल्गी बॉडी, ये सारी चीजें डिसअपीयर हो जाएंगी। ये हो जाएगा डिसअपीयर। अभी देखें, इतना ही नहीं यहां पे जो सेंट्रियोल था, ये मूव्स अपार्ट। ये क्या करेगा? एक दूसरे के दूर जाना चालू कर देगा। ये एक दूसरे से दूर जाना चालू कर देगा। दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ओके, दे विल स्टार्ट, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट एक्चुअली हो जाता है। यस, सेंट्रियोल start moving to opposite, centriole starts moving to opposite pole। समझ में आया इतना चीजें? क्या क्या चेंजेस हो रहा है एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, क्या क्या होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, गोल्गी बॉडी डिसअपीयर। ये चीजें डिसअपीयर हो रही हैं। और क्या हो रहा है जो पॉजिटिव, ये तो डिसअपीयर, पॉजिटिव चीजें क्या हो रही हैं? सेंट्रियोल्स जो है वो अलग अलग पोल्स पे जाना चालू कर दिया है। ओके, स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल पे वो जा रहा है। अब देखें सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल पे चला गया है, जाना चालू कर दिया है। गया नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जाना चालू कर दिया है। दूसरी बात, जो यहां पे क्रोमैटिन था, ये क्रोमैटिन था, अब ये मोटा होने लगेगा। कैसे मोटा होने लगेगा? देखें, ये थिकनिंग स्टार्ट कर देगा। कैसे मैं बता रहा हूं। ये जो क्रोमैटिन था अब करने लगेगा कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग। कंडेंसेशन और कॉइलिंग इसके अंदर होने लगेगा। कंडेंसेशन और कॉइलिंग क्या होता है? आप मान लो एक कपड़ा लो, उसमें से पानी निकालना आप चालू कर दो, ऐंठना चालू कर दो, ठीक है। क्या देखोगे? एक साड़ी ले लो और उसको दो आदमी पकड़ लो, दोनों तरफ से उसको ऐंठना चालू कर दो। जब ऐंठना चालू करोगे देखोगे वहां से पानी बाहर निकलता हुआ चल जाएगा, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन चालू हो जाएगा और पानी जो है वो बाहर निकलना
निकलने लगेगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। एंड दूसरा क्या हो रहा है, कॉइलिंग। मान लो ये थ्रेड था, ये था, अब क्या होगा, ये धीरे 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 इस तरह से कॉइलिंग होना चालू करेगा, फिर ये ठीक होके ये बनाएगा। तो ये स्टूडेंट था क्या, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, और धीरे धीरे इस तरफ बढ़ना वो चालू कर दिया है। ठीक है, अभी थिकनिंग क्रोमोसोम्स का स्टार्ट हो गया है। तो ये जो चेंजेस हैं वो किसके हैं, प्रोफेज के। तो प्रोफेज का जरा डायग्राम स्टूडेंट्स आप देखिए, जो आपके इसमें है, यस एनसीईआरटी में है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये अर्ली प्रोफेज का है, और ये जो डायग्राम देख रहे हो ये भी प्रोफेज का है, लेकिन ये आपका लेट प्रोफेज का है। ओके, अर्ली प्रोफेज में देखो क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रहा है। ओके, नाउ ये क्रोमोसोम का थिकनेस देखो कितना है, और ये क्रोमोसोम का थिकनेस देखो, थिकनेस अब जो है वो बढ़ रहा है। समझ में आया? चलें, तो ये था आपका प्रोफेज। अब आ जाते हैं हम किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज, नाउ मेटाफेज का इनिशिएशन कब होता है, क्या चीज से आप रिकॉग्नाइज करोगे कि हाँ मेटाफेज आ गया है? यस, इट इज मार्क्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेटाफेज में कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो चुका होगा। यस, its initiation marked by complete disintegration of न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एनएम लिख रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो मेटाफेज का कंप्लीट डायग्राम बना देता हूं मैं, एक ही डायग्राम बना देता हूं जो कि कंप्लीशन फेज का है। मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपीयर हो चुका होगा। नाउ जो स्पिंडल्स थे, ये जो सेंट्रियोल्स थे तो बना रहे थे क्या, स्पिंडल फाइबर। यस, इस तरह से स्पिंडल फाइबर बन चुका होगा। इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स बन चुका होगा। ओके, ये मेटाफेज का डायग्राम है। नाउ मेटाफेज का डायग्राम देख ही रहे हो, ये आप देख रहे हो, इस तरह से एक प्लेन बन जाता है। आप अर्थ का ग्लोब देखते हो, इक्वेटर होता है, जो बीच वाला एरिया होता है, जो बीच वाला प्लेन होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन। अब जो क्रोमोसोम चाहे जहां भी हो, जो भी क्रोमोसोम चाहे जहां भी हो, वो क्या करेगा, अब मूव करेगा टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे मूव करके ये क्रोमेटिड, अब ये थिकनिंग और बढ़ता जा रहा है। ये क्रोमेटिड। ठीक है, चलो हम दो ही सेल लेके आगे बढ़ते हैं, दो ही क्रोमोसोम्स आगे लेके बढ़ रहे हैं, डायग्राम में बनाया है। नाउ ये देखें, ये जो है स्ट्रक्चर जो है क्रोमेटिड, आपको पता हो ये क्या है, क्रोमेटिड है, और ये जहां पे अटैच्ड है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। नाउ स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखोगे सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीनेशियस डिस्क होता है। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीनेशियस डिस्क होता है। इसी पे जो होता है स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, एक इधर एक इधर। ये देखो, इधर।
तो ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीनेशियस डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रोटीनेशियस डिस्क को हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे भाई साहब, काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। नाउ काइनेटोकोर क्या है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर यहीं पे अटैच होगा। स्पिंडल फाइबर जो है आपका यहीं पे अटैच होगा, कहाँ, काइनेटोकोर के ऊपर। काइनेटोकोर के ऊपर ही स्पिंडल फाइबर आके आपका अटैच होता है। नाउ ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर का एक और नाम है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम्स। एनफ फेज में बताता हूं इसको ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों बोलते हैं। ओके, तो काइनेटोकोर जो होता है साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर होता है। नाउ ये जो बना इक्वेटोरियल प्लेट तो बोलते ही हैं इसको और एक नाम बोलते हैं, मेटाफेज में है, इसलिए इसको हम लोग मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। नाउ कंप्लीशन ऑफ मेटाफेज कब बोलेंगे कंप्लीट हो गया। कंप्लीशन इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन। सब आके इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर ये जो चीजें हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर है वो किस चीज का बना होता है, वो भी एग्जाम में आता है। स्पिंडल फाइबर जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। ये एक एक फाइबर जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का बनता है, जो कि आपका एस फेज में बना था, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। समझ में आया, ये तीन के तीनों क्वेश्चंस हैं। ये भी क्वेश्चंस है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल और कहां कहां पाया जाता है। यस, कहां कहां पाया जाता है, फ्लैजेला में पाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल और कहां पाया जाता है, यस, फ्लैजेला में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है, साइटोस्केलेटन में। साइटोस्केलेटन, ये साइटोस्केलेटन क्या है आपको सेल वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो समझ में आया। तो इनिशिएशन मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and completion marked by the arrangement of all the chromosomes on the equatorial plane and spindle fibers are attached to the kinetochore of the centriole। समझ में आया। नाउ क्रोमोसोम्स का जो कंडेंसेशन प्रोफेज के लेट फेज में चालू हुआ था, नाउ वो अब कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कंप्लीशन ऑफ थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम का जो थिकनिंग वाला जो फिनोमेना हो रहा था वो आके अब कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स आर थिकेस्ट कब होता है, मेटाफेज में, सबसे मोटा मेटा याद रखना। ओके, क्रोमोसोम्स आर थिकेस्ट कहां होता है, यस, मेटाफेज में, इन मेटाफेज में, क्योंकि यहां पे थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो गया रहता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट बेस्ट स्टेज, इट इज द बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ chromosomes। so best stage for the study of the morphology of chromosomes कौन सा होगा, मेटाफेज होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है मेटाफेज में। ओके, तो एक बार फिर से बता देता हूं, मेटाफेज का इनिशिएशन स्टार्ट होता है कब, ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर क्रोमोसोम्स जो होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाता है, जो दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका होता है, क्रोमोसोम्स का जो थिकनिंग होता है वो कंप्लीट हो जाता है, क्रोमोसोम जिसके कारण थिकेस्ट हो जाता है, जिसके कारण ये बेस्ट स्टेज हो जाता है फॉर द स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द
क्रोमोजोम। समझ में आया यहाँ तक? तो हमारा मेटाफेज कंप्लीट हो गया है। अब देखिए स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है, काइनेटोकोर पे अटैच होता है। और स्पिंडल फाइबर किस चीज का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ये माइक्रोट्यूब्यूल और कहाँ पाया जाता है, साइटोस्केलेटन पाया जाता है और फ्लैजेला में पाया जाता है। ओके।